शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी।人民真活国，中央人民政府今天成立了。 ये आवाज जो आपने सुनी, ये पहचान है बर्बरता की, एक ऐसे समाज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जिसने आज तक लोगों को अपने ही देश में बंदी बना के रखा हुआ है। इस देश की बातें बाहर नहीं आ पाती और इस देश में बाहर क्या हो रहा है वो अंदर लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता। इंसान की खुद की हैसियत इस देश में एक जानवर से बदतर और लगभग एक रोबोट जैसी है। इस देश को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से गुलाम बनाने वाले शख्स की आवाज अभी आपने सुनी। यह आवाज थी चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उस समय के चेयरमैन माओ जेडोंग की। 1 अक्टूबर 1949 की इस रिकॉर्डिंग में वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है। तालियां पीट पीट कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडेशन को सेलिब्रेट करते इन लोगों को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि माओ की लीडरशिप में देश किस गर्त में जाने वाला है। माओ जेडोंग के सत्ता के नशे, ताकत की सनक और पागलपन भरी पॉलिसीज ने न जाने कितने चीनियों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भूख को तो हरा दिया, लेकिन माओ की बर्बरता के सामने बेबस हो गए। उनके जीने की इच्छा शक्ति इस पागल तानाशाह की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पाई। ये शॉर्ट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर। तानाशाह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं तानाशाह माओ जेडोंग की, जिसने कम्युनिज्म का पाठ पढ़ाकर चाइना का सुप्रीम लीडर पद इख्तियार कर लिया, लेकिन बाद में कम्युनिज्म का कोर कहे जाने वाली इक्वालिटी का ई भी भूल गया। माओ को लगता था कि राजनीति बिना हिंसा के हो ही नहीं सकती और यही फिलॉसफी फॉलो करते हुए उसने अपने देश के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चाइना के हुनान प्रोविंस के शाओशान विलेज में हुआ था। उसके पिता एक वेल्दी पेजेंट यानी एक किसान थे और मां एक डिवाउट बुद्धिस्ट। माओ की शुरुआती शिक्षा शाओशान प्राइमरी स्कूल में हुई। 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने फुल टाइम खेतों में काम करना शुरू किया। माओ जेडोंग को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था और वो जॉर्ज वॉशिंगटन, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शख्सियतों की मिलिट्री प्रोविस यानी सैन्य शक्ति से काफी इंप्रेस था। 1912 में उसने रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। मकसद था किंग डायनेस्टी, जो कि 1644 से चाइना पर काबिज थी, रूल कर रही थी, उसके करप्शन, उसके भ्रष्टाचार और उसके जुल्म की जड़ें उखाड़ फेंकना। इसके बाद माओ ने स्कूल जाकर आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। वो लाइब्रेरियन बन गया। 1917 में माओ ने मार्क्सिस्ट लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया और वो कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित हुआ। धीरे धीरे माओ एक फुल फ्लेजेड लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट बन गया। वो चाहता था कि रशियन रेवोल्यूशन की तरह चाइना में भी एक क्रांति हो और उसे लगता था ये कम्युनिज्म के सहारे ही पॉसिबल था। ऐसा माओ का मानना था। साल 1922 में माओ ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी राइवल थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे हुम क्वामिंगतान के नाम से भी जानते हैं। 1924 में नेशनलिस्ट ने पावर सीज कर चाइना में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी की ऐसी राइवलरी की वजह से चाइना में दशकों तक अराजकता, एक ढंग से एनार्की की स्थिति रही और अनगिनत चीनियों ने, वहां के नागरिकों ने इसकी कीमत अपनी जान देके चुकाई। साल 1927
1927 में पार्टी सुप्रीमोज ने माओ को रेड आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया। इट वॉज अ वेल कैलकुलेटेड मूव, जिसका मकसद गांव वालों में जाकर क्रांति की शुरुआत करना था। माओ का रेवोल्यूशन का मेथड एकदम सिंपल था। उसने किसानों को उनके लैंड ओनर्स के खिलाफ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे गांव में हिंसा का नाच होना शुरू हो गया। गांव वाले इकट्ठे होते और इन लैंड ओनर्स को, इन फ्यूडल्स को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करते कि उसको शब्दों में भी बयान करना मुश्किल है। उनके पास अपने जमींदारों को जान तक से मार डालने का लाइसेंस मिल चुका था। 1927 में हुई इस वाइड स्प्रेड वायलेंस ने, इस हिंसा ने चाइना में एक खूनी सिविल वॉर का बिगुल बजा दिया। माओ गांव-गांव का दौरा करता, वहां हुई हिंसा को निहारता, उसका बखान करता, अपनी कामयाबी का जश्न मनाता। माओ को लगता था राजनीतिक ताकत और हिंसा एक दूसरे का पर्याय हैं। माओ की एक फेमस सेइंग थी, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन। ज़ेडोंग कितनी घटिया और घिनौनी मानसिकता का इंसान था, इसका अंदाजा आप इस कोट से लगा सकते हैं। माओ ज़ेडोंग एक बेहद प्रभावशाली आदमी था। उसका क्लाउड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ देश में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही थी, जिसका फायदा उठाने का आउटसाइडर्स ने कोई मौका नहीं छोड़ा। 1931 में चाइना के पुराने दुश्मन जापान ने उस पर धावा बोल दिया और मंचूरिया के नॉर्दर्न प्रोविंस पर कब्जा भी कर लिया। चाइना की राष्ट्रवादी गवर्नमेंट, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने जापानीज फोर्सेस का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब तक कम्युनिस्ट भी एक्शन में आ चुके थे। उन्हें चाइना में गवर्नमेंट को टॉपल करने का एक गोल्डन चांस दिखाई दे रहा था। उन्होंने इसकी कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। साल 1934 तक चांग काई शेक के नेतृत्व वाले नेशनलिस्ट और चाइनीज कम्युनिस्ट के बीच तनाव अपने क्लाइमेक्स, अपने चरम पर पहुंच चुका था। नेशनलिस्ट से बचने के लिए कम्युनिस्ट ने जियांगशी प्रोविंस से लॉन्ग मार्च की शुरुआत कर दी। इसी मार्च का नेतृत्व माओ ज़ेडोंग और ज़ाओ एनलाई कर रहे थे। मार्च के शुरुआती 3 महीने कम्युनिस्ट के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं थे। चांग काई शेक की फोर्सेस हवा और जमीन दोनों से कम्युनिस्ट पर वार कर रही थीं और वो भारी संख्या में मारे जा रहे थे। 1935 में चाइना के कुछ सबसे मुश्किल रूट्स पर 9000 किलोमीटर का सफर तय कर जब कम्युनिस्ट शांगसी प्रोविंस के यानान तक पहुंचे, तब तक उनके अधिकतर साथी मारे जा चुके थे। इनमें से कुछ बमबारी का शिकार हो चुके थे, तो कुछ भूख और थकान से मरे। सिर्फ 10% कम्युनिस्ट ही सफर को पूरा कर पाए। लेकिन इस लॉन्ग मार्च से जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो था माओ ज़ेडोंग। इस लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी लीडरशिप स्किल्स से उसने पार्टी के और मेंबर्स का पूरा विश्वास जीत लिया। सिर्फ 42 साल की उम्र में माओ ज़ेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का लीडर बन चुका था। साल 1937 आते आते 1937 तक कम्युनिस्ट को दोहरे हमले का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ थे नेशनलिस्ट और दूसरी तरफ जापानीज इन्वेडर्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नए लीडर ज़ेडोंग ने अपना बेस यानान में शिफ्ट कर लिया। अधिकतर नौजवान नेशनलिस्ट द्वारा किए जा रहे जापानीज के खिलाफ एक्शन, उनके फाइट बैक से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कम्युनिस्ट को समर्थन देना शुरू कर दिया। जापानियों के खिलाफ अंदर जल रही आग ने वहां के यूथ को, नौजवान वर्ग को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो जापानीज के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उनको देश से खदेड़ के बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन ज़ेडोंग के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो इन नौजवानों को ओबीडिएंट लॉयलिस्ट, अपने वफादार में कन्वर्ट करना चाह रहा था, जहां उनको अपने आइडियाज को शेयर करने की कोई फ्रीडम ना हो। माओ ज़ेडोंग दूरदर्शी था। वो जापानीज के साथ वॉर खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसको लगता था कि वॉर खत्म होगी और वो नेशनलिस्ट पर धावा बोलकर सत्ता हथिया लेगा। इसी दौरान माओ ने अपने
विरोधियों को, अपने ओपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके, पहचान के एक नई चाल चलनी शुरू की। उसने कहा कि वो अपने आलोचकों को या अपनी आलोचना का स्वागत करेगा। उसने यह भी दिखाने की कोशिश की दैट ही वाज ओपन टू डिबेट सो ही कुड इंप्रूव। उसने लोगों से अपील की कि वो अपनी शिकायतें उसके सामने रखें। एक ग्रुप ने राइटर वांग शिवे को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा। वांग शिवे ने पोस्टर पर माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज करके कुछ पॉइंट्स लिखे। माओ ने जब खुद पोस्टर देखा तो उसे पता चला कि वांग को जबरदस्त सपोर्ट हासिल है और वो हीरो बन चुका है। कहीं ना कहीं माओ जेडोंग को यह बात पची नहीं। उसने वांग को टॉर्चर करवा के उससे कन्फेस करवाया कि वो नेशनलिस्ट का जासूस है और बाद में उसको मरवा डाला। माओ ने अपने आलोचकों को, अपने विरोधियों को साफ साफ संदेश दिया था, अगर आप माओ के विरुद्ध जाओगे तो आप अपनी ही मौत को दावत दोगे। माओ को हर जगह स्पाइस दिखने लगे थे और इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल वो इन टॉर्चर्स को जस्टिफाई करने के लिए करता था। देखते ही देखते नौजवानों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। इन यंग गन्स के मन में खौफ पैदा करके माओ 500,000, तकरीबन 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की इस आर्मी का नेता बन चुका था। लोगों में डर इस कदर था कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की अब किसी में हिम्मत नहीं बची थी। साल 1945 तक, 1945 तक चाइना जापानीज के खिलाफ घुटनों पे आ चुका था। लाखों लोगों के सर पर छत नहीं थी, बहुतों के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं था। जापानियों की बर्बरता इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो लोगों को जिंदा गड़वाने, कटवाने या रेप करने से पहले हिचकिचाते नहीं थे। माओ जेडोंग को लगा कि ये रेवोल्यूशन के लिए बिल्कुल मुनासिब वक्त है। दिस वॉज द परफेक्ट टाइम फॉर हिज नेक्स्ट मूव। माओ यूनान के पहाड़ों से नीचे आ गया। साल 1949 तक नेशनलिस्ट जापानीज से लड़ते लड़ते थक चुके थे। जनता के मन में भी नेशनलिस्ट के लिए गुस्सा अपने चरम पर था। कुओमिंगटांग के लीडर चांग काई शेक ने रिजाइन कर दिया और सत्ता की चाबी अब माओ जेडोंग के पास आ गई। उसने खुद को 600 मिलियन चाइनीज जनता का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। चाइना में हर तरफ खुशी की लहर थी। चाइना के लोगों को लग रहा था कि उनके लिए एक नया मसीहा, एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। लेकिन भविष्य के पन्नों में काली स्याही से कुछ और ही लिखा जाना बाकी था। कैसे माओ जेडोंग की पॉलिसीज की वजह से शुरुआत हुई चाइना में भीषण अकाल की, जिसकी वजह से लाखों चीनी भूख से मौत के गर्त में समा गए। साथ ही माओ जेडोंग की ब्रुटैलिटी के कुछ और किस्सों के बारे में आपको मैं बताऊंगा तानाशाह माओ जेडोंग के अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सौरभ ब्रह्मर। जुड़े रहिए ईयरशॉट के साथ। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.